नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लुधियाना डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। हमने पहले वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर के दिल्ली तक किस प्रकार वे गोपनीय रूप से अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंकते हुए अपनी यात्रा दिल्ली तक का सफ़र किया था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था पहले वीडियो में। इसके आगे के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली तक की यात्रा जो है किस मेल में किया था? कालका मेल से इन्होंने दिल्ली तक की यात्रा किया और दिल्ली से इन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ करके फ्रंटियर मेल पकड़ करके कहाँ गए? पेशावर पहुँचे। और इसी में जो है फ्रंटियर मेल में ही उनके जो मित्र थे मियाँ अकबर जो साथ थे, ये भी जो है फ्रंटियर मेल पकड़े और जो है पेशावर गए, क्योंकि इसको मियाँ अकबर शाह को ये आदेश दिया गया था, ये निर्देशित किया गया था कि इनको जो है मियाँ अकबर शाह जो है सुभाष चंद्र बोस पर नज़र रखना था, इसलिए ये भी जो है पेशावर तक की यात्रा गए। और जो है सुभाष चंद्र बोस जो है 19 फरवरी 1941 में जो है कहाँ पहुँचा? पेशावर पहुँचे और रात में वे ताजमहल होटल में रुके। 19 फरवरी, ये महत्वपूर्ण डेट है, 19 फरवरी 1941 को वे पेशावर पहुँचे और ताजमहल होटल में रुके और जो है 21 फरवरी को 1941 को कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता कीर्ति किसान पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता थे भगत राम तलवार। इनको जो है सुभाष चंद्र बोस का गाइड बनाया गया और इन्होंने भी अपना नाम जो है परिवर्तित किया भगत राम तलवार ने, और इनका नाम रखा गया रहमत अली। यानी ये भी जो है मुस्लिम का वेश धारण किया और जो है इनको जो है भगत राम तलवार को यानी रहमत अली को जो है आगे की यात्रा जो है सुभाष चंद्र बोस को कराना था, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो कीर्ति किसान पार्टी के जो कार्यकर्ता थे ना भगत राम तलवार, ये जो है एक गुप्तचर थे और इनको विभिन्न भाषा भी आता था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का इनको गाइड बनाया गया और जो है इन्हीं के साथ जो है आगे की यात्रा जो है सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है आगे की यात्रा जो है इन्होंने 22 जनवरी को आगे किया। 21 फरवरी 1941 को कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता से मिले, इनको भगत राम तलवार को क्या किया गया? गाइड बनाया गया। और फिर 22 फरवरी 1941 को इन्होंने जो है ट्रक से जो है लाहौर तक की यात्रा किया, काबुल तक की यात्रा किया। 21 फरवरी 1941 से 41 को जो है ट्रक से काबुल की यात्रा किया। काबुल पहुंचने के बाद इन्होंने इटली के दूतावास से इन्होंने संपर्क किया। इटली के दूतावास से काबुल पहुंचने के बाद इटली के दूतावास से संपर्क किया और उनसे सहायता मदद मांगी, लेकिन इन्होंने इटली के दूतावास ने इनको मदद के रूप में इनको
रूस होते हुए, मॉस्को होते हुए जर्मनी जाने का जो है पासपोर्ट दिया और इनका नाम भी परिवर्तित किया। और ये महत्वपूर्ण है, बोस का नाम परिवर्तित हो गया। यहाँ भी उनको पासपोर्ट में पासपोर्ट दिया गया और इसमें उनका परिवर्तित नाम था आर्लैंडो मैंजोटा। ये महत्वपूर्ण नाम है, आर्लैंडो मैंजोटा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस काबुल पहुंचने के बाद इटली के जो दूतावास थे, काबुल में जो इटली के दूतावास थे, इन्होंने जो है इनको पासपोर्ट दिया और इसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया, आर्लैंडो मैंजोटा। और यहाँ से इन्होंने जो है, और इनका भी नाम भगत राम तलवार का नाम, पहले से भी ये मुसलमान थे, रहमत अली इनका नाम रखा गया था। तो इन्होंने आर्लैंडो मैंजोटा के रूप में फिर आगे की यात्रा किया और जो है 18 मार्च 1941 को 18 मार्च 1941 को ये कहाँ पहुँच गए, मॉस्को पहुँच गए। रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को पहुँचे। 18 मार्च 1941 को मॉस्को पहुँचे और मॉस्को में इन्होंने स्टालिन एवं मालोटोव, दो नाम थे, स्टालिन एवं मालोटोव, ये दोनों से मिले और इन्होंने ये जो है, इन दोनों से मिलने के बाद इनसे भी इन्होंने मदद का गुहार लगाया और जो है इन्होंने जो है इनको कहा, सुभाष चंद्र बोस को, कि आप जो है इटली, जर्मनी और जापान से मदद लीजिए। और इनसे सलाह दिया कि इटली और जर्मनी और जापान से आप मदद लीजिए। और जो है यहाँ से फिर मॉस्को से ये कहाँ गए, मॉस्को से ये कहाँ चले गए, रोम चले गए। सुभाष चंद्र बोस मॉस्को से सीधा रोम गए और रोम से जो है इन्होंने 3 अप्रैल 1941 को कहाँ पहुँचे, बर्लिन पहुँचे। बर्लिन पहुँच गए, जापान पहुँच गए। ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल 1941 को बर्लिन जापान पहुँच गए। कौन, सुभाष चंद्र बोस। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार, इन्होंने कहाँ पहुँचे, एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करें यहाँ से। इन्होंने दिल्ली से क्या किया था, पेशावर पहुँचा, पेशावर से सीधा पहुँचे कहाँ, काबुल पहुँचे। काबुल में इनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ काबुल जो है अंग्रेज़ों की जो सीमा क्षेत्र का बाहर हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने बाहर था, इसलिए उनको दूसरे देश में जाना था, इसलिए उनको यहाँ पर उनको निरीक्षण का सामना करना पड़ा। और यहाँ भगत राम तलवार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया यहाँ। उसके बाद काबुल से सीधा पहुँचे, काबुल से कहाँ पहुँचे, काबुल के जो दूतावास थे, काबुल में जो इटली के दूतावास थे, इन्होंने उनको मॉस्को या जर्मनी जाने का पासपोर्ट दिया, उनका नाम भी परिवर्तित कर लिया आर्लैंडो मैंजोटा। और इन्होंने जो है 18 मार्च 1941 को मॉस्को पहुंच गया, ठीक। और इन्होंने जो है स्टालिन और मालोटोव नाम के 2 व्यक्ति से मिला और इन्होंने मदद भी किया। और मदद के रूप में इन्होंने उनको सलाह मशवरा दिया कि आप जो है इटली, जर्मनी और जापान से मदद लीजिए। और इसके बाद इन्होंने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनका ये भी मानना था कि भाई हम रूस से भी मदद लीजिए, तो उनका उद्देश्य था कि रूस भी उनका मदद करे और रूस से भी मदद लेना चाहते थे। इसलिए इन्होंने मॉस्को गए थे और मॉस्को के बाद इन्होंने रोम पहुँचे, इटली पहुँचे। और इटली के बाद इन्होंने इटली की राजधानी रोम पहुँचे। और इटली के बाद इन्होंने 3 अप्रैल 1941 को कहाँ पहुँच गया, बर्लिन, जापान पहुँच गया। जापान पहुँचने के बाद इन्होंने क्या किया, बर्लिन के जो हिटलर के जो दाएं हाथ माना जाता था, कौन माना जाता था, रोबेन ट्राप, इनसे इन्होंने मुलाकात किया। हिटलर के दाहिने हाथ, हिटलर के दाहिने हाथ ये माना जाता था रोबेन
ट्राम्प, इनसे इन्होंने मुलाकात किया, रोबेन ट्राम्प से मुलाकात किया और रोबेन ट्राम्प ने इनको भरपूर मदद किया और इनके मदद के आश्वासन से ही सुभाष चंद्र बोस ने जो है 2 नवंबर 1941 को 2 नवंबर 1941 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर यानी स्वतंत्र भारत केंद्र, स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना किया। इसमें 20 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा। और हिटलर जो है, हिटलर के दाहिने हाथ कहे जाने वाले रोबेन ट्राम्प से इन्होंने मुलाकात किया जर्मनी में, बर्लिन में, और रोबेन ट्राम्प ने इनको भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। उनके ही आश्वासन से जो है 2 नवंबर 1941 को बर्लिन में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, स्वतंत्र भारत केंद्र। और इसमें इन्होंने 20 स्वतंत्र भारत केंद्र में 20 सदस्य थे। इसके साथ ही इन्होंने जो है भारतीय सैन्य दल की भी स्थापना की। तो यहाँ भारतीय सैन्य दल, भारतीय सैन्य दल। अब ये भारतीय सैन्य दल की स्थापना कहाँ से किया था इन्होंने? जो उत्तरी अफ्रीका के एक रोमेल नामक स्थान था, उत्तरी अफ्रीका के रोमेल, यहाँ से जो है भारतीय युद्धबंदियों को लाया गया था और यहीं से इन्होंने उत्तरी अफ्रीका से रोमेल से इन्होंने भारतीय युद्धबंदी पकड़े गए थे। यही रोमेल के जो भारतीय युद्धबंदी थे उसके उनको ही मिला करके इन्होंने यहाँ भाषण दिया और भारतीय सेना में जो युद्धबंदी थे उनका उत्साहवर्धन करने के बाद इन्हीं को ही शामिल करके यहाँ 10,000 सैनिकों का क्या किया? भारतीय सैन्य दल के निर्मित किया और इसका नाम परिवर्तित कर दिया द फ्री इंडियन लीजन, ये नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए अभी तक सुभाष चंद्र बोस हिटलर से नहीं मिले हैं, सिर्फ कहाँ किससे मिले हैं? रोबेन ट्राम्प से मिले हैं। अब इनके ही आश्वासन से इन्होंने क्या किया? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया। इसमें 20 सदस्य थे और इन्होंने जो है इनके ही आश्वासन से भारतीय सैन्य दल की भी स्थापना कर दिया, जो उत्तरी अफ्रीका के रोमेल नामक स्थान से जो भारतीय युद्धबंदी पकड़े गए थे इनका उत्साहवर्धन करके यहाँ 10,000 सैनिकों का एक भारतीय सैन्य दल निर्मित कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है दिसंबर 1941 में, नवंबर चल रहा है, दिसंबर 1941 में एना वर्ग का प्रशिक्षण शिविर में भाषण दिया। एक दिसंबर 1941 में एना वर्ग का प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया और यही कि एना वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में जब इनको ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया सैनिकों को, तब यहीं के सैनिकों के जो सदस्य हैं इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1941 की घटना है। नेताजी का नाम, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दे दिया गया। कहाँ के लोग दिए? जर्मनी के लोग, ध्यान दीजिएगा, बर्लिन के लोग एना वर्ग का प्रशिक्षण शिविर जब इन्होंने निरीक्षण करने गए थे और यहाँ उन्होंने ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया, तब यहीं से प्रभावित होकर यहाँ के सैनिकों के सदस्यों ने जो है नेताजी के नाम से संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस को।
ये सब होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है 28 मई 1941 को अब जो है हिटलर से मुलाकात किया। 28 मई 1941 को इन्होंने हिटलर से मुलाकात किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ 10,000 सैनिकों से बात बनने वाला नहीं था सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए इन्होंने किसी भी तरीके से हिटलर से मुलाकात करना जरूरी समझा और वे हिटलर से जो है 28 मई 1941 को हिटलर से मुलाकात किया। और हिटलर से मुलाकात करने के बाद इन्होंने 3 मांगे जो है हिटलर के समक्ष रखा। क्या मांगे थी? पहले इनकी मांग थी कि हमें बर्लिन रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने की छूट दी जाए। पहला क्या मांगे थी? मांगे बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बर्लिन रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने का क्या किया जाए? प्रचार करने का छूट दी जाए। दूसरी शर्त थी, जो जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदी हैं, जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदी है, इन लोगों को शामिल करके आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करने की स्वतंत्रता दी जाए। जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदी है, इनको शामिल करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का स्वतंत्रता दी जाए। और तीसरी उनकी शर्तें थी कि जो तीनों देश कौन है? तीनों देश मुख्य रूप से इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों देश जो है संयुक्त रूप से जो है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा करें। ये तीनों बात जो है सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के समक्ष रखा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के तीनों शर्त को हिटलर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो बातें थी, बर्लिन रेडियो स्टेशन वाला और जर्मनी युद्धबंदी वाला, जो पहली 2 शर्तों को उन्होंने स्वीकार किया, और तीसरी जो शर्त थी, जो इटली, जर्मनी, जापान के जो संयुक्त के द्वारा से संयुक्त भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा करना था, ये बातों को इन्होंने टाल दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है मतभेद हो गया, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया। लेकिन उन्होंने 2 शर्तों को हिटलर ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप आज़ाद हिंद फौज के बारे में अब यहाँ उल्लेख आया, हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में उल्लेख किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या इनसे संबंधित 3 व्यक्ति मुख्य रूप से थे। इसमें पहला था, सबसे पहले तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए वे थे कैप्टन मोहन सिंह। यहाँ मैं बता देता हूँ अभी, कैप्टन, बाद में इसके बारे में विस्तृत से बताऊंगा। कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। दूसरी बात जो है अब आएगा इसमें, ये पहला। दूसरा है इससे संबंधित रासबिहारी बोस और तीसरा था सुभाष चंद्र बोस। ये 3 व्यक्ति थे, जिन्होंने, ये तीनों व्यक्ति जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे या इनके संस्थापक कह सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो है प्रथम
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होगा। फिर ये तो इधर जो जर्मनी में क्या कर रहे हैं, हिटलर से मुलाकात किए, फिर उनसे इन्होंने मांगे किया और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, उनकी 2 मांगे स्वीकार कर ली गई है सुभाष चंद्र बोस का। और इन्होंने फिर बर्लिन में इन्होंने क्या किया, ओजस्वीपूर्ण भाषण भी दिया बर्लिन रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों के विरुद्ध, भारतीयों के स्वतंत्रता के पक्षधर में। फिर बाद में ये तो दूसरी बात, फिर अगला जो है इधर है प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है। प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होगा। ये बातें थी 1941 में। जापान जो है 1941 में जापान जो जापानी सेना थे, ये जो है मलाया को जीत लिया। इसको मलाया पर आक्रमण किया। जर्मनी 1941 में जापानी सेना जो है मलाया पर आक्रमण किया और मलाया को जीत लिया। और यहाँ से जो है मलाया पे किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। जापानी सेना ने जीत लिया और अंग्रेजों के जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, उसमें अधिकांश सैनिक भारतीय सैनिक थे। और इसमें जो अंग्रेजी सेना के जो अधिकारी थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, यानी ये भारतीय थे, कैप्टन मोहन सिंह। भाई ये भारतीय थे, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं भारत के प्रति प्रेम था। और लेकिन ये अपना जीवन यापन करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के अधीन जो है उनकी सेना में भर्ती हो गया था। तो इनका ये नहीं था कि इन्होंने, तो ये कैप्टन मोहन सिंह जो थे, कैप्टन मोहन सिंह और अन्य जो अधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो भारतीय जो सैनिक थे, इन्होंने जो है जापानी सेना के समक्ष जो है क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उस समय, अब यहाँ 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे। इसमें पहला व्यक्ति थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। ये कौन थे, बैंकॉक में गदर के सदस्य थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह। और दूसरा व्यक्ति था मेजर जापानी सेनापति मेजर आईवाची फुजीहारा। ये दोनों जो है कैप्टन मोहन सिंह को समझाते हैं कि भाई आप जो है किसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, आप अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। आप यद्यपि अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों के फेवर में युद्ध लड़ रहे हैं, आपको अगर लड़ना ही है तो हमारे साथ लड़िए और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़िए। ये तो उन्होंने बहुत सारा प्रभावित किया और ये सभी बातों से जो है कैप्टन मोहन सिंह बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने जो है और बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार जो है कैप्टन ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी सेनापति मेजर आईवाची फुजीहारा ने, इन्होंने जो है कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों के साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का इन्होंने विचार परामर्श दिया। और यहीं पर इन्होंने ज्ञानी प्रीतम सिंह ने, यद्यपि यहीं पर जब इन्होंने परामर्श दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़िए, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज बनाने का उनका मन में विचार आया। ध्यान दीजिएगा, इससे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करने का या गठन करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो क्वेश्चन बनता है कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब कैप्टन मोहन सिंह के मन में यह बात आई कि हमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना है, तब ज्ञानी प्रीतम सिंह ने इनको क्या किया, इनका भरसक सहयोग किया और उनको कहा कि आप जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कीजिए। यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह के कहने पर कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। तो
मेजर आइवाची फुजिहारा, ये व्यक्ति और ज्ञानी प्रीतम से, इन्होंने दोनों ने जो है कैप्टन मोहन सिंह को विचार विमर्श दिया, परामर्श दिया। फिर इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। कब किया? 15 दिसंबर 1941 को जो है प्रथम बार, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बार आजाद हिंद फौज का जो है स्थापना गठन किया गया था। जो मलाया में जो भारतीय सैनिक थे, इनको मिला करके लगभग 1500 या 1500 सैनिक थे, इनको मिला करके कैप्टन मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को जो है प्रथम बार आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। कहाँ किया था? मलाया में जिंता नामक स्थान में, मलाया के जिंता नामक स्थान में इन्होंने जो है प्रथम बार आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो जापानी सेना है मलाया को जीत लिए। मलाया को जीतने के बाद इनका उद्देश्य क्या है? फिर भी आगे बढ़े और 15 फरवरी 1942 को, ये दिसंबर महीना चला हो गया, फिर अगला साल लगेगा 15 फरवरी 1942 को इन्होंने क्या किया? सिंगापुर जीत लिया। जापानी सेना ने सिंगापुर जीत लिया। ये जो पूरा जो है पूर्वी एशिया जो था, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था? पूरी तरीके से जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, जापानी सेना ने जीत लिया था। तो सिंगापुर उस समय भी किसके नियंत्रण में थे? अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। तो उन्होंने 15 फरवरी 1941 को सिंगापुर के जापानियों ने जीत लिया। और मेजर आइवाची फुजिहारा थे, इन्होंने सिंगापुर में जो युद्धबंदी पकड़े थे, इनको जो है कैप्टन मोहन सिंह को दे दिया। किसको दे दिया? कैप्टन मोहन सिंह को दे दिया। कैप्टन मोहन सिंह को दे दिया। और उसके बाद जो है जापानी सेना फिर आगे बढ़ा और बर्मा तक पहुंच। जापानी सेना आगे बढ़ा और फिर कहाँ जीत लिया? बर्मा को जीत लिया। और बर्मा को जीतने के बाद उनका अगला प्लानिंग क्या था? भारत पहुंचना। तो इस प्रकार जो है जापानी सेना ने भारत तक, इन्होंने धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सैनिकों को पराजित करते करते भारत तक पहुंचने का इन्होंने योजना बना लिया। बर्मा तक को जीत लिया, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, ये सबको जीतने के बाद जो है इन्होंने भारत में आक्रमण करने का जापानी सेना ने प्लानिंग बनाया, योजना बनाया। ये एक अलग बात है। दूसरी बात, इसी समय एक और व्यक्ति आता है जो भारत में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत में जो गवर्नर, जो वायसराय थे, उनके ऊपर जो बम फेंका था। उनका नाम है, जो क्रांतिकारी थे, दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। दिल्ली बम कांड से संबंधित थे रास बिहारी बोस। इन्होंने जो है 1915 से ही कहाँ चले गया था? जापान चले गए थे और जापान में ही बच गए थे। जापानी स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया था। इसलिए कहा जाता है रास बिहारी बोस को। देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस और फिर ये बोस। तो रास बिहारी बोस को क्या कहा जाता है? जापान का दामाद कहा जाता है। तो उन्होंने 1915 में जापान में ही बस गए थे और यहाँ उन्होंने जापान में ही रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने प्रयास कर रहा था और प्रयास में लगे थे। और यही इनका उद्देश्य था कि रास बिहारी बोस का, कि जापान में ही इनका उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करने का इनका प्लानिंग था, इनका रास बिहारी बोस का। इसी बीच क्या हुआ, रास बिहारी बोस ने अपनी अध्यक्षता में 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में सम्मेलन बुलाया। ठीक है, कुछ
बुक में 28 मार्च 1942 को कहते हैं, लेकिन कुछ में 30 मार्च से बताया। तो 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में जो है सुभाष रास बिहारी बोस ने एक सम्मेलन बुलाया। अब इस सम्मेलन में जो है 3 व्यक्ति मुख्य रूप से शामिल हुए। 3 व्यक्ति थे जो प्रमुख थे। इनमें से पहला था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। दूसरा थे यही रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और तीसरा व्यक्ति थे ज्ञानी निरंजन सिंह गिल, निरंजन सिंह गिल। इन तीनों व्यक्ति ने मिल करके, इन तीनों व्यक्ति के सहयोग से जो है 28 या 30 मार्च 1942 को जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसी को कहेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को कहते हैं INA। ये 3 नाम है इनका, एक ही नाम है। देखिए दिल्ली बम कांड से संबंधित रास बिहारी बोस इन्होंने 1915 में जापान में ही बस गए थे और जापान में ही इन्होंने, इनका उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना करने की। ये जो है आगे बढ़ रहे थे। इसी आगे बढ़ते हुए इन्होंने 28 मार्च को 28 से 30 मार्च 1942 को इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया और यहाँ 3 व्यक्ति मुख्य रूप से जो है शामिल हुए, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल। अब इनके सहयोग से इन्होंने क्या किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी INA की इन्होंने स्थापना किया, गठन किया। और इसमें लगभग जो है 50,000 सैनिक थे। कितना हजार सैनिक? 50,000 सैनिक थे। 50,000 सैनिक थे। इसके बाद मैंने अभी बताया कि रास बिहारी बोस का उद्देश्य क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना करना। यद्यपि इसी बीच जो है 28 से 30 मार्च को इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हो गया। आज़ाद हिंद फौज इसी को कह सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी INA, आज़ाद हिंद फौज, इनका गठन हो गया 28 से 30 मार्च 1942 को। और इसके बाद जो है 23 जून 1942 को 23 जून 1942 को जो है बैंकॉक में एक फिर सम्मेलन बुलाया गया। बैंकॉक में एक सम्मेलन फिर बुलाया गया। अब ये किनका सम्मेलन था? भारतीयों का एक सम्मेलन था। अब इसमें विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय इसमें शामिल हुए। अब मुख्य रूप से 100 देशों के जो है भारतीय इसमें शामिल हुए और यहाँ 100 देशों के जो भारतीय प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए। और जो है यहाँ इनकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने, यहाँ भी टोक्यो सम्मेलन हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। बैंकॉक सम्मेलन भी हुआ था, इनकी भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें जो है विभिन्न देशों के 100 देशों के विभिन्न देशों में जो भारतीय रहते थे उनको, उसमें जो है 100 देशों के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। और यहाँ जो है फिर इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। 23 जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस को फिर यहीं पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को, बोस जी को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगला वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक, INA और उनका जो मुक्ति सेना था, ये तीनों मिलाकर इन्होंने फिर से एक आज़ाद हिंद फौज का फिर से पुनर्गठन करेगा। इनके बारे में हम अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।